नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पहला अध्याय का खंड गौ का हम लोग देखने वाले हैं पाठ का जो है प्रश्नोत्तर। इससे पहले मैंने आप लोग को जो है ये अध्याय जो है एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा रखा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अध्याय का नाम है वन एवं वन प्राणी संसाधन। इस अध्याय में जितने भी, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को हम लोग इसी वीडियो में करने वाले। एकदम जबरदस्त तरीका से पूरा अध्याय का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम लोग करने वाले। देखो भाई, इतना प्रश्न दे रखा है कि पूछिए मत। बाकी आपके जो बिहार बोर्ड में जो है ना, ज्यादातर देखिए चिपको आंदोलन मैंने आप लोग को बहुत बार पढ़ा रखा है, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न है, बहुत ज्यादा प्रश्न है। अगर मैं बात करूं इस अध्याय में तो लगभग 15 ऑब्जेक्टिव है। 15 ऑब्जेक्टिव हो गया आपका 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है और 5 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इतना प्रश्न है और सभी प्रश्नों का आंसर इसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखो, अध्याय जो आप लोग का 1 है, मैं बार बार सभी वीडियो में आप इसके बारे में बताता हूं। अध्याय 1 जो है निम्न भागों में बांटा गया। पहला जो था आप लोग का क्या था, संसाधन एवं उपयोग, तो इसके बारे में मैंने चर्चा किया। उसके बाद इसका प्रश्नोत्तर भी करवा रखा है। यहाँ पे इसी का जो है खंड क दे के रखा है, प्राकृतिक संसाधन, इस अध्याय को भी पढ़ाया। उसके बाद जो है आप लोग को इस अध्याय का प्रश्न उत्तर भी करवा दिया। गौ जो आप लोग का है जल संसाधन, यह अध्याय भी पढ़ा दिए। इसके बाद इसके जो है पाठ के जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो भी करवा चुके हैं। यह अध्याय आप लोग का पढ़ा चुके हैं, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का जो है क्या करने वाले हैं, प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। और एक सेकेंड आप लोग ये भी समझ लीजिए कि राजनीति शास्त्र जो है, राजनीति शास्त्र जो आप लोग का पूरा किताब, पूरा बुक जो आप लोग का खत्म कर चुके हैं। पूरा किताब आप लोग का पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का आ जाता अर्थशास्त्र, ये भी पूरा किताब आप लोग का जो है पढ़ा चुके हैं। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो है आप लोग का पूरा खत्म हो चुका है और सभी अध्याय का प्रश्न उत्तर भी करवा चुके हैं। और राजनीति शास्त्र का भी पूरा अध्याय पढ़ाए भी है, सभी अध्याय को पढ़ाए भी और उसके प्रश्न उत्तर को भी हम लोग ने कर रखा है, ओके। और उसके बाद देखिए आप लोग का हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में जो है 3 अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अभी भूगोल का चल रहा है, ठीक है। तो भूगोल जैसे खत्म होगा फिर हम लोग इतिहास में चले जाएंगे, हिस्ट्री में चले जाएंगे, उसको भी हम लोग लपेट लेंगे, ओके। आ जाइए, इतना समझा दिए, कोई दिक्कत, क्योंकि समझाना जरूरी है। आइए ऑब्जेक्टिव वाला भाग में देख लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे प्रश्न उत्तर इससे पहले वाला अध्याय देखे होंगे, एक्सप्लेनेशन देखे होंगे, तो उनको पता होगा, फटाफट से उनसे बनते हुए चलेगा, ठीक है। कह रहा है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ, ठीक है। वन का विस्तार हुआ, ये पूछा जा रहा है ना। प्रश्न 1 में क्या कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ। तो आपके किताब में जो आंसर दे रखा, क्या दे रखा, 19.27 दे रखा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, ओके। आइए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा नंबर कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, कितना है वन का विस्तार। तो मैं आप लोग को बता दूं और अध्याय में भी बताया था, 20.55 क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है। 20.55% क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है, ओके। आ जाओ भाई, आगे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र है, बिहार में जो है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र है। तो आप लोग को याद रखना, क्या याद रखना है कि बिहार में जो है 5% ही क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है। 5% ही क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि चौथा नंबर प्रश्न, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य जो है उसके 188 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्र का, देश का जो है पूरे देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन वहां पर है, ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, 60.11%, ठीक है, 60.11%। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है आप लोग का कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। मैंने आप लोग को बताया था एमपी,
अध्याय में बताया था ना जी, एमपी मध्य प्रदेश, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न की ओर आइए, छठा नंबर प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रतिबंधन, ठीक है, प्रतिबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में किया गया है, तो 5 वर्गों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है, तो 5 भागों में किया गया है। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 7वां नंबर, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। जो वन था, वन था भारत में, वन बहुत था, सबसे वन ज्यादा कहाँ है, सबसे अधिक वन वाला देश कौन सा है, तो आपका 1 नंबर पे आ जाता है रूस। क्या आ जाता है, रूस। और सबसे विश्व में सबसे बड़ा देश, ठीक है, अगर पूछ दे आप लोग से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो याद रखना आपका रूस ही हो जाएगा। सबसे अधिक वन कहाँ है, अधिक वन कहाँ है, तो आप लोग को याद रखना है रूस। अगर भारत में पूछ दे, अगर भारत के अंदर पूछ दे कि भारत में किस राज्य में वन का अधिक विस्तार है, वन का अधिक विस्तार है, तो याद रखना आप लोग को क्या, वन का अधिक विस्तार है, आप लोग को याद रखना है मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ओके, कोई दिक्कत हुआ जी समझने में, ये चीजें आप लोग को क्या करना होगा, याद रखना होगा। आइए यहाँ पे क्या था भैया, चलो भाई, हाँ, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। लोग जो है, लोगों की संख्या, जनसंख्या जो है बढ़ते गया, तो लोग जो है वन को काट काट कर क्या करने लगा, कृषि करने लगा, खेती करने लगा। तो याद रखना 26,200, ठीक है, 26,200 वर्ग किलोमीटर जो है कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान का धारा 21 का संबंध है। मैं आप लोग को बार बार बताता हूं कि संविधान कब लिखा गया है, ठीक है, याद होगा आप लोग को 26 जन 1950 ईस्वी को जो है संविधान लिखा गया था। और लिखने वाला कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे लिखे थे। अब आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि कितना समय लगा था, कितना समय लगा था। देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं कि संविधान लिखने में कितना समय लगा था। ओके, जो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी का कमेंट जो है रीड करता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए, तो संविधान के 21वें, ये संविधान में क्या दे रखा है, संविधान में जो है, संविधान में कानून बनाया गया, धारा लगाया गया, इस तरह से किस तरह से क्या करना है, नहीं करना, किस पे प्रतिबंध लगाना है, नहीं लगाना, वो सारा बात कहाँ है, संविधान में लिखा गया। देश चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ता है, तो संविधान की जरूरत है, क्योंकि नियम कानून सारा कुछ कहाँ है, संविधान में है। ओके, तो संविधान की धारा 21 का संबंध जो है क्या है, क्या है, तो वही वन जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना है, संरक्षण करना है, संरक्षण दैट मीन्स बचाव करना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा प्रश्न 9 में कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। एक एनजीओ की वन की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में अपना देश कब आजाद हुआ, अपना भारत कब आजाद हुआ भैया, भारत जो है आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। श्रीलंका कब आजाद हुआ, श्रीलंका कब हुआ आजाद, 1948 ईस्वी को। और जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ तो उसी समय 1948 की ना बात चल रहा है, हाँ 1948 में। यहाँ पे भारत की याद नहीं रखना, हम आपको बताया भारत कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 में, और श्रीलंका 1948 में। और यहाँ पे चल रहा है 1948 ईस्वी में विश्व में कितना हेक्टेयर भूमि वन था, पूरे दुनिया में कितना प्रतिशत क्या था, वन था, कितना वर्ग किलोमीटर में क्या था, वन का विस्तार था। ओके, तो याद रखना आप लोग को, क्या याद रखना है,
इसमें आप लोग को याद रखना है 6 अरब हेक्टर। क्या याद रखना है? 6 अरब हेक्टर। नहीं नहीं नहीं, 4 अरब हेक्टर हो जाएगा। 4, चलो भाई, 4 अरब हेक्टर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 अरब हेक्टर हो जाएगा। ओके, 6 अरब हेक्टर नहीं होगा, 4 अरब हेक्टर हो जाएगा। एक एनजीओ की वन की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में, विश्व में 1948 में 4 अरब हेक्टर। ओके, 10वां नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो मैंने आप लोग को बताया था ना कि 1968 ईस्वी में जो है अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 11 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन जो है सिर्फ कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सबको पता है राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मैंग्रोव्स। ठीक है, मैंग्रोव्स के सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मैंग्रोव्स के सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? देखिए, मैंग्रोव जो है समुद्री तटीय पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। देखो, सुंदरबन भी दे रखा है यहाँ पे, अलग टाइप का ही सुंदरबन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग है, यहाँ पे भी पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे जाता नहीं लोग, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग को क्या करना है? सुंदरवन मार देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, आइए, यहाँ पे भी पाया जाता है, लेकिन ये ऑप्शन इस तरह से दे रखा है कि बच्चे गड़बड़ा देंगे। यहाँ पे तो कोई जाते नहीं जल्दी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग पे। और ये जो है ये जो होता है मैंग्रोव्स, ये जो है तटीय भाग पे ही पाया जाता है। ओके, तो सुंदरवन मार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है 14 नंबर, टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? कैंसर में होता है। टैक्सोल का उपयोग कैंसर में। एक हिमालय एब होता है। ठीक है, हिमालय एब होता है, ये जो है पेड़ होता है। क्या होता है? पेड़ होता है। पेड़ होता है जो औषधि पेड़ के रूप में पाया जाता है। इसके छाल वगैरह से जो है टैक्सोल का निर्माण किया जाता है, जो कैंसर के लिए उपयोगी है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं जानकारी के लिए कि भारत में जो है कैंसर का उपचार नहीं होता है। ओके, मतलब अगर फर्स्ट स्टेज पे हो तो लगभग बचा लिया जाता है, लेकिन सेकेंड और थर्ड स्टेज पे जाने के बाद जो है कैंसर का उपचार नहीं के बराबर होता अपने भारत के अंतर्गत। ठीक है, इससे बहुत पहले की बात करें, अगर हम लोग 20 साल पहले जाएं, उस समय ज़्यादा कैंसर के पेशेंट नहीं होते थे। अब जो है सब बीमारी होने लगा आज के डेट में, क्योंकि हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, चाहे घर में खाइए या होटल में खाइए, बात उतना ही पड़ जाता है, थोड़ा सा अंतर रहता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो खाना बनता है उसमें भी खाद रहता है। अब शुद्ध अनाज कहीं पे नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं पे अनाज जो है शुद्ध नहीं मिलता है। किसान खेती बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? उसमें खाद बीज डालते हैं। आप जो सब्जी खरीदने जाते हैं, हरा सब्जी, कि भैया हम हरा सब्जी खा रहे हैं एकदम स्वस्थ रहेंगे, हरा सब्जी में सबसे ज़्यादा क्या दिया जाता है? खाद दिया जाता है। उनको ज़्यादा वृद्धि करवाने में, विकसित करवाने के लिए उसमें ज़्यादा क्या दिया जाता है? खाद दिया जाता है। ये जो होता है लौकी, पंपकिन जिसको बोलते हैं, वो जो देखते होंगे ना, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो बड़ा हो जाए। तो भाई उसको खाना ही होगा, चाहे जैसे खाओ, नहीं खाओगे जियोगे कैसे? है कि नहीं? उसको खाना ही पड़ेगा, चाहे बाजार में, घर में खाओ, या मैंने इसलिए बोला घर में खाओ या होटल में खाओ, बात उतना ही पड़ जाता है। कोई बड़ा ये नहीं होता है कि होटल वाला ज़्यादा इफेक्टेड करे। हाँ, उसमें तेल मसाला कुछ अलग टाइप का होता है, स्वच्छ रूप से नहीं बनाए, एक अलग मैटर होता है, बट खाना सबके लिए क्या है? खतरनाक ही होते जा रहा है। और वैसे भी कहा जाता है ना कि अधिक कुछ भी लिया जाए तो जहर बन जाता है। ओके, आ जाओ भाई, लास्ट प्रश्न है कि चरक का संबंध किससे है? चरक का संबंध किससे है? तो भारत से है, मैंने आप लोग को बताया था। आयुर्वेदिक का जनक कहा जाता है चरक को। ओके, तो ये था आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आई होप ये क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। 10 प्रश्न है, उसके बाद 5 प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय है, उसको भी हम लोग कर लेंगे।
देखिए इतना प्रश्न दे रखा नहीं इस अध्याय में, क्या बताएं, ये जो भी जो है ना आप लोग का एसएसटी पेपर सामाजिक विज्ञान वाला इतना प्रश्न ही भर देता है कि बच्चा को फिर से पूरा किताब पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए पूरा किताब पढ़िएगा तभी आप लोग से बनेगा, और आप लोग तो पढ़ना चाहते नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बिहार में वन संपदा का वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। बिहार में वन है जी, वन में सबसे पिछड़ा है बिहार है, समझे कि नहीं। तो अब इसमें लिखिएगा बिहार विभाजन के बाद, तो भैया बोलिएगा कि बिहार विभाजन कब हुआ, बिहार से झारखंड विभाजित कब हुआ। तो 2000 ईस्वी में बिहार से जो है झारखंड को अलग कर दिया गया। ठीक है, बिहार अलग राज्य हो गया और झारखंड अलग राज्य हो गया। वैसे झारखंड वाला मजे में है और बिहार वाला सजे में है, काहे कि झारखंड वाले के पास उद्योग वगैरह, खदान वगैरह, स्टील फैक्ट्री, सब चीज उधर ही चला गया, उधर ही चला गया। अपने लोग के पास बच गया क्या, जमीन, नदी, और जमीन में क्या कीजिए, फसल उगाइए और बेचिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है बिहार के अंदर, उससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ओके, आ जाओ। तो लिखे यहाँ पे हम आपको बता दिए विभाजन कब हुआ, 2000 ईस्वी में। बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय हो गए, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। ठीक है, मात्र 6,764.14 हेक्टर में वन क्षेत्र बच गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में 17 जिला से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। बिहार में कितना, 38 जिला है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, ठीक है, अगर छोटा बोले तो शिवहर। ओके, यहाँ पे मैंने बताया 38 जिला में 17 जिला में जो है वन जो है समाप्त हो गया है। और पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जिलों के वनों की स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। भाई मुंगेर जाना, ज़्यादातर आपको पहाड़ वगैरह मिलेगा, कुछ ज़्यादा जंगल उंगल नहीं है, मतलब वन वगैरह नहीं है। वही पहाड़ पे कुछ जो है उधर जाइएगा ऋषि कुंड, इधर तो थोड़ा सा जंगल वगैरह देखने को मिलता है, वृक्ष वृक्ष देखने को मिलेगा, उसको भी हम वन नहीं कह सकते। इसलिए बोला जो कुछ बेहतर नहीं है। नालंदा वगैरह जाइएगा, ज़्यादा वन वगैरह नहीं है, ठीक है, नाम मात्र का बचा हुआ है वन। गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जिलों की वन की स्थिति कुछ बेहतर नहीं है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर है। शेष में अवक्रमिक वन क्षेत्र है। वन के नाम पर केवल झरमुट बच गया है बिहार में। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। वर्तमान स्थिति का वर्णन करने के लिए बोल रहा था, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखें। ठीक है, भारत में वन के ह्रास का एक बड़ा कारण है कृषिगत भूमि का फैलाव। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया। विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरी झूम खेती किसको कहते हैं जानते हैं? आग लगा दिया जाता है जंगल में, उसके बाद जो है खेती करना झूम खेती कहलाता है। अथवा श्लेष और वर्ण खेती के चलते वनों का क्या हुआ, ह्रास हुआ। ये सब चीज है। लोग जो है वन काट काट के या तो नगर बनाते हैं, मतलब गांव बसाते हैं, या खेती करते हैं। ये दो प्रमुख कारण आप लोग लिख सकते हैं। इतना नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है वन के पर्यावरण महत्व का वर्णन कीजिए। तो भैया आपको मैंने आप लोग को बता रखा है ना कि अगर मनुष्य जो जिंदा रह रहा है किस लेवल से भैया, ऑक्सीजन की लेवल से। और ऑक्सीजन कब मिलेगा हमें, पेड़ पौधे से मिलेगा, जब वातावरण स्वस्थ रहेगा। और वातावरण कब स्वस्थ रहेगा, जब पेड़ पौधा स्वस्थ रहेगा। पेड़ पौधा रहेगा तभी तो वातावरण स्वस्थ रहेगा, और पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो फिर धरती पे क्या होगा, विनाश होगा, जहरीला जहरीला गैस सूंघते रहना। ठीक है,
पेड़ पौधा जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसलिए देखिएगा जहाँ पे ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है, जैसे कि आप लोग रोड के बगल से जाइएगा तो आपको बगल बगल क्या दिख जाता है, पेड़ पौधा दिख जाता है। और सरकार भी इस पे प्रतिदिन काम करते हुए जा रही है और वो सभी रोड के बगल में पेड़ पौधे लगा दिया जाता है। बहुत फायदा है पेड़ पौधा से। अब पहली बात तो जहाँ लगाया उस जमीन को जकड़ के रखेगा, ठीक है, जमीन को जकड़ के रखेगा, मिट्टी बहाएगा नहीं। दूसरी बात कि उसे ऑक्सीजन भी मिलेगा। और यहाँ पे जो है हूँ करके जो बाइक चलती है उसका जो है धुआं सलेंसर जिससे जो धुआं निकलता है वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें गैस, तो वो क्या करेगा अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, बाकी वो ऑक्सीजन देते रहता है, जिससे पर्यावरण क्या होगा, स्वच्छ होगा। और आप अगर हो सके आपसे तो अपने जीवन काल में प्रति वर्ष कम से कम 2 पेड़ जो है जरूर लगाइए, जिसे आप सेवा करके 1 साल 2 साल में देखिए कितना मजा आएगा। और जब उस वृक्ष के नीचे जाइएगा तो लगेगा नहीं भाई हम इसे लगाए थे, ठीक है। वैसा वृक्ष आप नहीं कि खाने वाला ही लगाओ, कोई भी पेड़ पौधा को लगाइए जिसे बड़ा करना है, ये नहीं कि इतने बड़ा करके छोड़ दिए, नहीं, जिसे आप बड़ा कीजिए, वैसा वैसा 2 4 10 को लगाइए, कहीं भी लगा सकते हैं। पेड़ लगाने में कोई मना नहीं है, आप ये नहीं कि दोसर के घर के बगल में लगाइएगा तो नहीं, गलत बात है। सरकारी जैसे रोड के बगल में आप लगा दीजिए, ठीक है, आप अपने जो चौहद्दी होता है वहाँ पे लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो आइए वन के पर्यावरण का महत्व को बताना है। ओके, वन एवं वन प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफर हैं। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। यह जीव मंडल, ठीक है, जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है, क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है, वनस्पति है। क्या है, वनस्पति है। आई होप ये समझ गए। आइए आगे की ओर आते हैं। अगला है चौथा नंबर, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 4 प्रमुख कारक बताना है, तो आइए बताते हैं। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण निम्न हैं, यहां से यहां तक। देखिए, वन्य जीवों को ह्रास मतलब डिस्टर्ब, ठीक है। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण को उल्लेख कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, यातायात की सुविधा में वृद्धि आदि कारणों से जीव में प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हो रहा है, जिससे वन्य जीवों का सामान्य वृद्धि, प्रजनन क्षमता में कमी आ रही है। तो भैया हम लोग जो है यातायात, रास्ता बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जो जंगल वगैरह होता है उसको काट काट के खत्म कर देते हैं। अब वहाँ पे जो वन्य जीव होते हैं, जो जानवर होते हैं, ना तो वो प्रजनन कर सकते हैं। प्रजनन कैसे करेगा, जब एक जगह रहेगा तभी ना तो कुछ को तो मारियो देता है कि नहीं। तो उसकी वृद्धि में क्या हो रही है, कमी हो रही है। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि प्रदूषण जनित समस्या, प्रदूषण के कारण वन्य जीवों का जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अब देखो भाई ऐसा देखो, पेड़ पौधे में जंगली जीव जो रहते हैं, वन में जो जीव रहते हैं ना, वो हम लोग से ज़्यादा ऑक्सीजन अच्छा लेते हैं। उन लोग को चाहिए एकदम फ्रेश हवा, फ्रेश। जैसे कि गांव के लोग होते हैं, गांव के लोग जब शहर आते हैं ना, देखिएगा नाक बंद करिए, अरे भाई कितना महक रहा है, कितना, हम यहाँ 2 दिन रह जाएगा ना गांव का आदमी शहर में, तो उनका तबीयत खराब हो जाता है। सुने हैं ना, पानी अच्छा नहीं मिलता उनको, पानी भी अच्छा नहीं मिलता है, ना हवा मिलता है अच्छा, इसलिए उसका क्या हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है। जो लोग गांव में सब दिन रहे, एकदम स्वच्छ हवा, खुला हवा ले रहे हैं, तो यहाँ पे आकर उनको दम घुटेगा ही घुटेगा। उसी प्रकार से जो वन्य जीव होते हैं एकदम पूरा हरा भरा क्षेत्र में रहता है, एकदम मजे से ऑक्सीजन लेवल को लेते रहता है, ऑक्सीजन अपने अंदर लेते रहता है, स्वच्छ ऑक्सीजन लेते रहता है वो लोग। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इतना फैल गया कि वो लोग भी जीना नहीं चाहता। प्रदूषण जनित समस्या, प्रदूषण के कारण वन्य जीवों का जीवन चक्र भी क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, मरते हुए जा रहा है। आर्थिक लाभ, अनेक वन्य जीवों एवं उसके उत्पाद के उपयोग आर्थिक लाभ के लिए है, जिसका दोहन हो रहा है। कुछ लोग जो है वन्य जीव को जो है मार देता है, शिकार कर लेता है, काट देता है, उसके अंगों को बेचा जाता है, वो अपने आर्थिक
आर्थिक लाभ के लिए भी ऐसा करता है। वन्य जीवों का ह्रास का प्रमुख 4 कारण बता रहे हैं। सह विलुप्त मतलब जो विलुप्त हो रहा है, ठीक है, गायब हो रहा है। जब एक जाति विलुप्त होती है तो तब उस पर आधारित दूसरी जातियां भी क्या होने लगती है, विलुप्त होने लगती है। शेर जो है, शेर किसका उपजाति अगर पूछे, शेर का तो बिल्ली हो जाता है, शेर का बिल्ली हो जाता है। चितार जो रहता है वो बिल्ली उपजाति है उसका। धीरे धीरे देखिएगा बिल्ली की भी संख्या ना कम होते जा रहा है। हालांकि अभी उतना भी कम नहीं हुआ है जितने की वाइट टाइगर, ठीक है, सफेद बाघ, वाइट टाइगर जो है आप लोग का लगभग खत्म ही होने वाला है, कहीं कहीं मिलता है। वो भी आप जाइएगा चिड़ियाघर, उद्यान वगैरह जाइएगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। आप लोग देखे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। तो वन्य जीव जो वन में रहते हैं जीव, उसे वन्य जीव कहते हैं। उसके ह्रास के 4 प्रमुख कारण इस प्रकार से था। लोग अपना रास्ता वगैरह बनाने के लिए, यातायात सुविधा बनाने के लिए क्या करता है, वन जीव को परेशान करता है, काट उठ के हटाता है वन को। प्रदूषण समस्या से क्या होता है, उसका जीवन चक्र में प्रभावित होता है, मर उड़ जाता है। आर्थिक लाभ उनके शरीर को काट उठ के क्या किया जाता है, बेचा जाता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं क्या हो जाते हैं, खुद वो विलुप्त हो जाते हैं जब उसकी प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है। दैट मीन्स ये कहा जाए कि वो प्रजनन अगर उसके प्राकृतिक नेचुरल आवास मतलब जंगल, ठीक है, उसका नेचुरल आवास वही हो गया। हम लोग बनाएंगे कृत्रिम हो जाएगा। जो जंगल होता है वो लोग का जब आवास खत्म हो जाता है तो ऐसे भी वो लगभग मर ही जाते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। ये कहने का मतलब है वन और वन में रहने वाले जीव को क्या कहेंगे, वन्य जीव। और कह रहा कि मैं संरक्षण वन और वन्य जीव के संरक्षण मतलब बचाव में सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख करें, किस प्रकार से उसे बचाया जा सकता है। सहयोगी रीति रिवाजों का वन और वन्य जीवों के संरक्षण में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पादप प्रजातियों का प्रयोग करते हैं और इन पौधों को अपने खेत में उगाते हैं। आदिवासियों को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधा तथा वन्य जीव से भावात्मक एवं आत्मीय लगाव होता है। वे प्रजनन काल में मादा वन पशुओं को शिकार नहीं करते हैं। वन संसाधनों का उल्लेख चक्रीय पद्धति से करते हैं। वन के खास क्षेत्रों में सुरक्षित रखकर उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। तो सहयोगी रीति रिवाज, कुछ रीति रिवाज के वजह से जो है संरक्षित होते हैं वन एवं वन प्राणी। कुछ ऐसा रीति रिवाज होता है, विधि विधान होता है जिसमें जो है कहा जाता है कि 100 पेड़ लगाइए। तो लोग जो है 100 से अधिक पादप प्रजातियों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधा, सब तरह के पेड़ पौधा लगाते हैं। उससे क्या होता है, सहयोग होता है। क्या होता है, संरक्षण होता है। जो आदिवासी लोग होते हैं वो भी अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और वन्य जीव को क्या करते हैं, भावात्मक उससे जुड़ जाता है, उसी के साथ में रहता है और आत्मीय लगाव हो जाता है। जब वो मतलब जो प्रेग्नेंट प्रजनन काल मतलब जो बच्चा देने वाला रहता है, ठीक है, फीमेल एनिमल्स, ठीक है, मादा वन पशुओं को जो है शिकार नहीं करते हैं वे वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं। वन के खास क्षेत्रों को सुरक्षित रख उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। ओके, ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 6ठा नंबर, चिपको आंदोलन क्या है। तो भैया चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला से सुंदरबन, ठीक है। अब देखो ये जो है उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला, और पर्वतीय जिला अभी कहाँ हो गया, उत्तराखंड में हो गया। उत्तराखंड में ये आ गया सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। अब ये चीज तो समझ में आ ही गया होगा। उत्तर करके लिखना है आप लोग को। उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों के द्वारा 1972 में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदार को हरे भरे पौधे को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों को घेर कर उसकी रक्षा करते हैं
और इसे कई देशों में स्वीकार भी किया गया। ठीक है कि भैया हम अब जो है आपको ठेकेदार वगैरह लोगों गया बोला वृक्ष मत काटिए, बोला काटवे करेंगे, तो वृक्ष में जाके महिला चिपक गई और इसमें जो है 17 महिला को यूं ही चिपके वृक्ष में काट दिया गया। धीरे धीरे ये आंदोलन विश्व लेवल पे हो गया तो वो बंद कर दिया काटना। कैंसर रोग के उपचार में वन का योगदान क्या है? तो मैंने आप लोग को बताया था ना, हिमालय एव, ठीक है, हिमालय एव एक औषधीय पौधा है जो हिमालय और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्र में पाए जाते हैं। चीड़ के छाल, पत्तियां, टहनियां एवं जड़ों से टेक्सोल नामक रासायनिक निकाला जाता है जिससे कैंसर रोधी औषधि बनाई जाती है। यह विश्व में सबसे अधिक बिकने वाला कैंसर औषधि है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं 8वां नंबर, 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम बताएं। जो लुप्त मतलब गायब हो गए क्या? एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, डोडो, गिद्ध जो भारत में पाया जाता है, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये जगह जो है पाया जाता है गिद्ध, और अस्टीलर्स, ठीक है, अस्टीलर्स सिकाऊ जो रूस में, शेर की 3 प्रजाति, बाली जवान एवं कास्पियन, ठीक है, अफ्रीका, और कस्तूरी मृग, चीतल इत्यादि। तो आप लोग को जो है ये देश का नाम अगर याद नहीं रखिएगा तो इसे भी एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, डोडो, गिद्ध, और आपका ये हो गया, और यहाँ पे बाली जवान एवं कैपिसियन, कस्तूरी मृग, चीतल, ये सब लिख सकते हैं। ओके, आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट करें। वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार को स्पष्ट करना है, रखना है, लिखना है। पारावैंगनिक किरणें, अम्ल वर्षा और हरितगृह प्रभाव प्रमुख प्रदूषक हैं, ठीक है, जिन्होंने वन्य जीवों को काफी प्रभावित किया है। इसके अलावा वायु, जल, मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन्य जीवों को जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इससे इसकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है। फलस्वरूप धीरे धीरे वन्य जीव जो है क्या हो रहे, संकटग्रस्त होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। अगर वायु, जल, मृदा इस तरह से और वायु, जल, मृदा पोषक तत्व के कारण जो है कमी होगा, जिससे क्या होगा, उसका प्रजनन क्षमता घटेगा, और प्रजनन क्षमता घटेगा तो अपने जैसा संतान को पैदा नहीं करेगा, तो वो प्रजाति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले बहुत, अगर अपने पिताजी वगैरह से पूछिएगा तो पहले देखिए गांव के जो बच्चे होंगे उन्हीं को पता होगा, बगरो होता था, ठीक है, घर वगैरह में ज़्यादा रहता है वो चिड़िया, तो वो जो है आज के डेट में मिलता ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है, तो वो भी विलुप्त कहीं ना कहीं हो गया। तो इसके लिए एक जो है रिपोर्ट बनाया जाता है, और पेड़ पौधे जो वन्य जीव के रहता है, वन्य जीव जो रहते हैं उसके लिए ग्रीन बोर्ड बनाया गया जिसमें सारा चीज़ का डेटा रहता है। आइए 10वां नंबर, भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं प्रांतों का नाम लिखे। भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम और क्षेत्रफल प्रांतों का मतलब प्रांतों का क्षेत्रफल का नाम बतावे, ठीक है। नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी, और यहाँ पे किलोमीटर ये हो गया 5520 वर्ग किलोमीटर में फैला है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। मानस जैव मंडल है और ये 2837 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और ये कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। ये इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल, एक नीलगिरी, एक मानस। नीलगिरी हो गया आपका 5520 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है, और मानस जो है 2837 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कि असम में ही है। ओके भाई, आप लोग का जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ये तो और बहुत बड़ा प्रश्न है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से फटाफट से कर लेंगे, और इसमें 5 प्रश्न है, देख लेते हैं। ओके,
आइए अब हम लोग करते हैं। कह रहा वन एवं वन जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। वन एवं वन जीवों का जो है महत्व को विस्तार से क्या करना है, वर्णन करना है। तो आइए करते हैं। वन एवं वन जीव हमारी धारा एवं अमूल्य धरोहर है। ठीक है, वन एवं वन्य जीव हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर है। ये मानव जीवन के प्रमुख हम सफर हैं। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा क्या है, कवच है। वन अगर कहेंगे वन रह के क्या होगा, वन नहीं रहेगा तो सीधे समझो कि कुछ दिन बाद खत्म, कहानी खत्म हो जाएगा। क्योंकि वन से ही हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जिससे स्वच्छ हवा मिलता है, पर्यावरण क्या रहता है हम लोग का, स्वच्छ रहता है। ठीक है, वन एवं वन्य जीवों के महत्व निम्नलिखित है, जो मैंने एक एक करके अलग अलग लिखा है। प्राकृतिक संतुलन वन, प्राकृतिक संतुलन, प्राकृतिक को संतुलन के लिए क्या चाहिए, वन चाहिए। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम अच्छा सटीक भाषा में लिखा गया। वन एवं जीव प्राकृतिक संतुलन कायम रखने में मदद करते हैं। जैसे आवास, अन्य कार्यों के लिए जंगल काटे जाने के अनेक पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे मृदा अपरदन, मतलब मृदा का एक जगह से दूसरे जगह जाना, अनावृष्टि, अतिवृष्टि इत्यादि का सामना करना पड़ा है। ठीक है, ये हो गया प्राकृतिक संतुलन। अगला है आर्थिक महत्व वन। ठीक है, आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व में लिखना है वन एवं वन जीव से अनेक ऐसे उत्पाद होते हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत ही अधिक होता है, जैसे कीमती लकड़ियां, जड़ी बूटियां, हाथी का दांत, चमड़ा इत्यादि से जो है क्या होता है, आर्थिक स्थिति को भी सुधार किया जा सकता है। लकड़ी, बहुत सारा लकड़ी मिलेगा, लकड़ी की कीमत अलग अलग होता है। यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे छोटे छोटे, उससे जड़ी बूटी बनता है, हाथी का दांत, चमड़ा बहुत ही कीमती मिलता है ये सब चीज़। तो इससे क्या होगा, आर्थिक महत्व बढ़ेगा। तीसरा है वैज्ञानिक उपयोगिता। वन्य प्राणी पर किए गए प्रयोग के जरिए शरीर रचना कार्य किए तथा पारिस्थितिक तथ्यों के अपार ज्ञान प्राप्त हुआ। लोग पे डायरेक्ट किसी भी प्रकार का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। ठीक है, पहले अगर किसी को सिखाया जाता है तो किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, दवाई का क्या फर्क पड़ता है, तो सबसे पहले कुत्ता जानवर वगैरह पे ही वो चीज़ का किया जाता है, जिससे उसे ज्ञान प्राप्त होता है। नई औषधियों के गुण अथवा नई शल्य चिकित्सा प्रणाली की महत्ता की जांच पहले मेढक, खरगोश, बंदर, भेड़ा इत्यादि वन प्राणियों पर ही किए जाते। ज्यादातर पहले सबसे पहले किस पे किया जाता था, मेढक पे। आइए सांस्कृतिक महत्व और धार्मिक लगाव, सांस्कृतिक महत्व और धार्मिक लगाव को समझते हैं, ये भी पॉइंट है। अनादि काल से ही मनुष्य का वन जीवों से सांस्कृतिक एवं धार्मिक लगाव रहा है। मनुष्य पीपल, बरगद, तुलसी, आंवला इत्यादि की जो है, आंवला की तो नहीं देखे हम आज तक पूजा करते, लेकिन पीपल, बरगद, तुलसी का पूजा करते देखे हैं। किताब में दे रखा था आंवला, आंवला का पता नहीं कौन पूजा करते हैं। ठीक है, मनुष्य जो है पीपल, बरगद, तुलसी इत्यादि का क्या करते हैं, पूजा कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में मत्स्य, नरसिंह, हनुमान इत्यादि को देवताओं के अवतार समझा जाता है। ठीक है समझे, हिंदू धर्म में मत्स्य मतलब मछली को नरसिंह, हनुमान इत्यादि का देवताओं का अवतार समझा जाता है। बाघ, गरुड़, चूहा, बैल इत्यादि को दुर्गा का क्या सवारी समझा जाता है। ठीक है, इस तरह से विष्णु, गणेश, शिव इत्यादि देवताओं के वाहन समझा जाता है। ठीक है, वाहन देखते हैं ना कि बाघ पे चढ़ के आती है दुर्गा मैया। गणेश जी का सवारी क्या हो जाता है, सवारी क्या होता है, चूहा हो जाता है। शिव जी का सवारी क्या है, बैल है। तो ये सब चीज़ लोग जो है हिंदू धर्म में इस चीज़ को मानते हैं। पौराणिक कथाएं एवं साहित्य वन जंतुओं के वितरण से भरे हुए हैं। तो मतलब हम लोग का सांस्कृतिक और धार्मिक जो है लगाव है वन से और वन प्राणी से भी। ओके, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कीड़ा एवं आनंद, कीड़ा तथा आनंद, मतलब कीड़ा का मतलब हो गया सांस्कृतिक भाषा लिख दिया, कीड़ा मतलब होता है खेलना और आनंद लिखना। अनुभव हमारे देश में वन जीव की बहुलता है और वे मतलब खेलना और आनंद अनुभूति के अपार स्रोत। विभिन्न पशुओं और पक्षियों के लिए खेलना मनमोहक
दृश्य उत्पन्न करती है। जैसे भालू का खेल देखते हैं ना, भालू नाचता है, पैसा देता है, बंदर नाचता है, उस सब को हम लोग को मनोरंजन भी हो जाता है। और नदी वगैरह के बगल में अगर घूम रहे, अगर आप लोग को ज़्यादा टेंशन हो जाए तो एकदम समंदर के किनारे या नदी के किनारे एकदम टहलते चलिए, सोचते चलिए, ठंडी ठंडी हवाएं आएगी, आपको अलग अलग चीज़ें बताएगी। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है लोगों से तो वहाँ जाइए, मज़े से घूमिए और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे थिंकिंग कर सकते हैं। आइए दूसरे नंबर प्रश्न को करते हैं। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों के वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन विस्तार से करना है, क्योंकि ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। आइए, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को जो है 5 वर्गों में बांटा गया। तो 5 वर्गों में बांटा गया, मैंने इस पे सभी पे एकदम जबरदस्त तरीका से एक्सप्लेन करके बताया था। अत्यंत सघन वन, भारत में इस प्रकार के वन विस्तार जो है 54.6 लाख वर्ग किलोमीटर वर्ग लाख हेक्टर, ठीक है, 54.6 लाख हेक्टर पर जो है भूमि पर है, ठीक है, वन। और जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.86% है। असम और सिक्किम को छोड़कर सूचना पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं और इस क्षेत्र में वनों का घनत्व 75% से क्या है, अधिक है। तो वनों का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया, 5 भाग में। पहला भाग क्या हो गया, घनत्व के आधार पर वन का जो है विस्तार मतलब बंटवारा किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो अत्यंत 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 का मतलब हो गया अधिक, सघन का मतलब हो गया अधिक घना वाला वन। तो अधिक घना वाला वन जो है भारत में इस प्रकार का वन का जो विस्तार है 54.6 लाख हेक्टर भूमि है, जिसपे अत्यंत सघन वन है। जो कुल पूरे भौगोलिक क्षेत्र का देखा जाए तो 1.66% है। असम और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य जो भी है इसमें आते हैं और इन क्षेत्रों में जो घनत्व है कितना है, 75% से अधिक है। नेक्स्ट आ जाता है सघन वन, उससे मतलब घना वन, एक अधिक घना वन और एक घना वन। तो इसके अंतर्गत कितना है, 73.60 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि आती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। हिमालय, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र इसमें आते हैं। और इस प्रकार के वनों का विस्तार यहाँ वनों का घनत्व अगर देखा जाए 621.99% है। नेक्स्ट आ जाता है खुले वन, जो 2.59 करोड़ हेक्टर भूमि पर है। और इस प्रकार की वनों का विस्तार यह कुल भौगोलिक क्षेत्र देखा जाए तो कितना 7.12%, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिले एवं असम के 16 आदिवासियों जिलों में जो है इस प्रकार के वन का क्या है, विस्तार है। असम आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व अगर देखा जाए तो 23.89% है। ओके, अगला है झाड़ियाँ एवं अन्य वन, जो राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में अर्ध शुष्क मतलब सूखा हुआ भाग जो होता है क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वृक्ष का घनत्व अगर देखा जाए तो 10% है, 10% से भी कम है, इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित होता है। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टर भूमि आता है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.66% है। झाड़ियाँ मतलब कम सम पेड़ पौधा जहाँ रहता है, झाड़ियाँ एवं अन्य वन का ज़्यादा झाड़े झपर रहता है, मतलब छोटा छोटा वृक्ष रहता है, पत्ता वाला, बड़ा बड़ा पत्ता वाला, ठीक है, और बड़ा बड़ा वृक्ष जो है कम सम ही रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, झाड़ियाँ एवं अन्य वन। जो राजस्थान में हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र में एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल मैदानी क्षेत्र भाग में ये सब वन पाए जाते हैं, तो इसको इसलिए इस क्षेत्र में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट आइए, 5वां नंबर है मैग्रोव्स, ठीक है, तटीय वन। विश्व के तटीय वन मैग्रोव्स का मात्र 5.5% मतलब 4000 या 500 या 4500 किलोमीटर क्षेत्र जो है भारत में है, जो समुद्र तट राज्यों में फैला हुआ, जिसमें आधा क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन में है, जो कि मैंने आप लोग को सब्जेक्टिव में बताया था, सुंदरवन में ही देख लीजिए। और पश्चिम बंगाल तटीय भी दे रखा था वहाँ पे, ठीक है, तो वो भी मार सकते थे। इसके बाद गुजरात, अंडमान निकोबार, देखिए मैंने आप लोग को जो प्रश्न करवाया था वहाँ पे मैंने आप लोग को 2 ऑप्शन के
बोला था। या तो आप सुंदरवन भी मार सकते हैं, और दूसरा बात कि अंडमान निकोबार समूह द्वीप में आते हैं। तो दोनों ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद पश्चिमो बंगाल दे रखा था, तो इसलिए आप जो है सुंदरवन मारने के लिए हमने इसलिए बोला था जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। ठीक है, तो सुंदरवन मार दीजिए। इसके बाद गुजरात के अंडमान निकोबार के द्वीप समूह कुल आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्य तथा केंद्र प्रशासित, ठीक है, केंद्र प्रशासित देशों में मैंग्रोव्स वन है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, केरल एवं दमन द्वीप शामिल है। तो ये सब में जो है ये मैंग्रोव्स आते हैं, जो कि पहले नंबर वाला प्रश्न में मैंने आप लोग को करवा रखा था। ठीक है, तो वहां पे मैं आप लोग को बता दिया कि सुंदरबन मार देना है। तीसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पे, चलो ये तो रेड नहीं किया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखिए। जैव विविधता क्या है और यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, एकदम डिटेल से लिखना। आइए समझते हैं। जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाए जाते हैं, विभिन्न जीव रूपों में पाए जाने वाली विविधताएं से है। ठीक है, यह शब्द विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर से इंगित करता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों के करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है। ये हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर है जो वन एवं वन्य जीव है। वन्य जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे हमें भोजन, वस्त्र, रेशे, खाले, आवास आदि सामग्री उत्पन्न जो है प्राप्त होते हैं। इनकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं। परिस्थिति के लिए श्रृंगार के समान भारत में इन्हें सदैव आदर भाव एवं पूज्य समझा गया है। मनुष्यों के लिए, यहाँ पे मनुष्यों लिखा गया, ठीक है, मनुष्यों लिखा था, मनुष्य लिखना था, यहाँ पे मनुष्यों लिखा गया है, के लिए प्रेरणा स्रोत तो सैलानियों, ठीक है, सैलानियों के लिए आकर्षक का विषय रहा है। ये पर्यावरण संतुलन के लिए भी अति आवश्यक है तथा हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी ये क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता क्या है और मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता से तात्पर्य है कि विभिन्न जीव अनेक प्रकार के रूपों में पाए जाते हैं। यह शब्द विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के लिए है। जंगल में जो भी जीव है जिसमें जान है वो सब क्या हो गया, जैव विविधता में आ गया। ठीक है, जैव विविधता में आ गया। और वन्य जीव को ही जैव बोला जाता है, जैव विविधता। तो इसके बारे में मैंने आप लोग को पहले भी बता रखा था। ये हमारी धरती का जो है अमूल्य धरोहर है। और मैंने आप लोगों को बताया था वन्य जीव सदियों से हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे हमें भोजन, वस्त्र, रेशे, खालें, आवास आदि सामग्री जो है उत्पादन से प्राप्त होते हैं और इनकी चहक और महक से हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान होती है। ठीक है, ये सारा चीज़ मैंने बता रखा है, एकदम नॉर्मल भाषा में आप लोग आराम से समझ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न जो है चौथा नंबर, इसको समझते हैं। विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति प्राणीगत के ह्रास के कारक है। चलिए इसको जो हम लोग को कह रहा है विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्राकृतिक वनस्पति प्राणीगत के ह्रास के कारक है। जो मानव क्रियाएं के कारण, विस्तार पूर्वक बताया, मानव के ही कारण प्राकृतिक वनस्पति जो वन वगैरह है उसका प्राणीगत जो है ह्रास का कारक है, मतलब मनुष्य ही इसका कारण है। यही समझना। मानव खेती के लिए कारखाना स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पे जंगलों को काटता रहा है और अभी भी काट रहा है। शाकाहारी एवं मांसाहारी जानवरों का अंधाधुंध शिकार कर जीवों में असंतुलन पैदा कर दिया गया है और बहुत से जंतु लुप्त होने के कारण कगार पर है, जैसे सिंह, बाघ, चीता, गैंडा,
बरसिंघा, कस्तूरी मृग, ये सब जो है लुप्त होने के कगार पे है। ठीक है, अब कह रहा है मानव के निम्नलिखित क्रियाकलाप वनस्पति एवं प्राणीगत का ह्रास के जो कारण है, औद्योगिक कारण हो गया आपका, जंगली जंतुओं का शिकार हो गया, आवासीय एवं कृषि योग्य भूमि विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है जंगल काटते हैं, हानिकारक रसायनों का अमोनिया का प्रयोग करना, जैसे होता है जंगल वगैरह में क्या करते हैं, ये जो है रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिससे जंगल खराब हो जाता है। आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु जैव विविधताओं का अति दोहन करना, मतलब आर्थिक लाभ के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मारते हैं और चमड़ी, उसके जो चमड़ी होते हैं उसे बेचते हैं, हाथी का दांत बेचते हैं। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि का भी कारण है। ठीक है, मानव का ही। आई होप ये चौथा नंबर प्रश्न जो है आप लोग समझ गए। पांचवा नंबर प्रश्न है सिंपल सा कि भारतीय जैव मंडल क्षेत्र चर्चा विस्तार से कीजिए। ठीक है, ज्यादा विस्तार से नहीं करना है, इतने वो कर दिए काफी है, नहीं तो विस्तार कीजिएगा तो पांच पेज लिखिए। ठीक है, तो भारतीय जैव मंडल की चर्चा विशेष क्षेत्र पर कीजिए, तो विशेष ही कर देते हैं। देखो, भारत सरकार ने पूरे भारत में जो है 24 जैव मंडल क्षेत्र स्थापित किए हैं और इन क्षेत्र में भारत के जो प्राकृतिक जीव हैं उनकी सुरक्षा की जाती है और इन क्षेत्रों में नेशनल पार्क बनाए गए हैं जहां प्राणियां, पक्षियां एवं अन्य जीवों का उनके लिए सही माहौल दे सके ताकि उनकी गिनती कम ना हो सके। ठीक है, यही लिए तो बनाया जाता है। और पूरे भारत में अगर बात करें, भारत में जो है 14 जैव मंडल है, जैव मंडल है। और अगर मैं बात करूं इसके रखाव के लिए, राष्ट्रीय उद्यान और एक और होता है ना विहार उद्यान और जैव मंडल, ये सब जो है बनाया जाता है ताकि जानवरों वगैरह का जो है सुरक्षित रखा जा सके। तो ये पांचवा नंबर आपका जो प्रश्न था, आई होप ये क्लियर हो गया। आगे कुछ है जी? नहीं है। आइए चलिए, पूरा अध्याय का जो प्रश्न उत्तर था आप लोग का एक ही बार में कंप्लीट कर दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए यहीं पे वो प्रश्न था, कहाँ गया भैया? हाँ, यहीं पे वो प्रश्न था ना। हाँ, देखिए अब यहाँ पे जो है मैंग्रोव्स की सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, तो यहाँ पे सब दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य भी दे रखा है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप के समूह तटीय भाग भी दे रखा है, सुंदरबन भी दे रखा है, पश्चिम तटीय प्रदेश भी दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को क्या बता दिया था, सुंदरबन बता दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भाई ये जो ग्रीन दिख रहा है ये सभी अध्याय जो है आप लोग का हो गया है और इसके प्रश्न उत्तर भी कर दिए हैं। बाकी दो बचा आपका खनिज संसाधन और शक्ति संसाधन, इसको भी हम लोग मतलब इसका जो है एक वीडियो इसका आएगा और एक वीडियो इसका आएगा और एक वीडियो प्रश्न उत्तर का आएगा। तो 4 वीडियो में आपका पहला अध्याय जो भाग बांटा हुआ है, पूछिए मत किस तरह से जो है बिहार बोर्ड में जो है इतना सिलेबस दे रखा है। बाकी अगर आप एमपी बोर्ड से है, मतलब यूपी एमपी बोर्ड जहां एनसीईआरटी चलता है, ठीक है, एनसीईआरटी जहां चलता है इतना नहीं दे रखा है झमेल। एक ही अध्याय में इतना अध्याय बना दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 अध्याय दे रखा है जो एक किताब हो जाता है और एक अध्याय पहला अध्याय 127 पेज का है। समझ रहे हैं ना भाई? इसलिए इसको हमें खत्म तो करना, भाई किताब दिया हुआ है तो पढ़ना तो है ही। बाकी इसके और भी अध्याय जो होंगे उसको भी हम लोग करेंगे। अभी अध्याय 1 ही चल रहा, खंड बाय खंड करके पढ़ा रहे हैं। ओके, तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि भैया इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आप लोग लाइक करते नहीं हो, वीडियो देख लेते हो चले जाते हो। मैं अंतिम में बोलता हूँ लाइक करने के लिए, इसलिए क्या जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।